हेलो फ्रेंड्स एवरीवन, वेलकम टू एलिवेट कोचिंग। आई लव यू। आप सभी लोग का एलिवेट कोचिंग के ऑनलाइन परिवार में बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। तो आप सभी लोग लाइव आ जाएं, फिर हम लोग क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो कल की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था मिनरल्स पर। तो मिनरल्स में काफ़ी कुछ चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। तो वहाँ पे हमने ये देखा था कि मिनरल्स जो है हमारे शरीर में कितने रूपों में पाए जा रहे हैं और हमारे शरीर के लिए कितने मिनरल्स आवश्यक है। तो ये सारी चीज़ें कल की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज उसी के आगे हम लोग क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो कल की क्लास में हमने ये देखा था कि मिनरल्स जो होते हैं वो मिनरल्स हमारे शरीर में किस तरह से कार्य करते हैं और हमारे स्वास्थ्य में कितनी उनकी इम्पोर्टेंस भूमिका होती है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली थी। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे। कल हमने कैल्शियम भी काफ़ी कुछ चीज़ें कैल्शियम के बारे में भी पढ़ लिया था। और उसके साथ साथ जब कैल्शियम के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था तो ये देखा था कि जो कैल्शियम है वो हमारे शरीर में किस प्रकार से पाया जा रहा है और एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में कितना। चलिए, एकता वंदना चौधरी, आप सभी लोग को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग है, सभी लोग का मोस्ट वेलकम है। तो अब यहाँ पे आज हम लोग देखेंगे। कल हम लोगों ने कैल्शियम के कार्य पर भी डिस्कस किया था। किस पर? कैल्शियम के कार्य पर। तो कैल्शियम का जो कार्य है वो बहुत ज़्यादा आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट भी है। क्या इम्पॉर्टेंट भी है? वहाँ से क्वेश्चन आपके आते भी हैं। क्या वहाँ से क्वेश्चन आते भी हैं? तो इसका जो है कैल्शियम का हमारे शरीर में बहुत ही इम्पोर्टेंस रोल भी होता है। क्या बहुत सारे रोल्स भी होता है, क्योंकि जो हमारे एंजाइम्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, उनकी क्या करता है, उनकी क्रियाशीलता में वृद्धि करता है और उनका जो सिक्रीशन होता है उसमें भी इम्पोर्टेंस भूमिका निभाता है। क्या उसमें भी। तो अगर हम देखते हैं कि ये जो क्या होती है हमारे पैनक्रियाज से, क्या हमारे पैनक्रियाज से जो इंसुलिन नामक क्या होता है हार्मोन का श्रावण होता है, उसमें भी इसकी इम्पोर्टेंस भूमिका होती है। तो कल हम लोग क्या किए थे, कल की क्लास में जो है हम लोगों ने काफ़ी कुछ चीज़ें डिस्कस किया था। आज की क्लास में हमें ये डिस्कस करना है कि कैल्शियम की अगर हमारे शरीर में क्या हो रही है, कमी हो रही है। क्या हो रही है? अगर शरीर में कैल्शियम की कमी हो रही है, कैल्शियम की कमी से होने वाले रोग, कैल्शियम की कमी से होने वाले रोग। तो आज की क्लास में हम लोग ये देखेंगे। तो ये भी आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या कैल्शियम की कमी से होने वाले जो रोग हैं ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अगर हमारे शरीर में किसकी कैल्शियम की कमी हो रही है तो वो हमारे शरीर पर किस प्रकार से इफेक्ट डाल रहा है। क्या वो हमारे शरीर में किस प्रकार से इफेक्ट डाल रहा। तो जब हम लोग क्या पढ़ रहे थे, जब हम लोग फैट सॉल्युबल विटामिन पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, फैट सॉल्युबल विटामिन पढ़ रहे थे, तो वहां पे हमने ये भी बताया था आप लोग को विटामिन डी में क्या बेसिकली जो हमारा क्या था, विटामिन डी था। उसमें हमने आप लोग को ये भी बताया था कि जो है इसमें कैल्शियम की इम्पोर्टेंस भूमिका होती है, क्योंकि अगर विटामिन डी की कमी हो रही है शरीर में, क्या कमी हो रही है, तो उसमें आपका कैल्शियम जो होता है, क्या कैल्शियम होता है उसमें इम्पोर्टेंस भूमिका निभाता है। क्या इम्पोर्टेंस भूमिका निभाता है। अगर हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी होती है तो कैल्शियम की जो हमारे शरीर में क्या होती है, एक्टिविटी होती है, उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। और वैसे अगर हम देखेंगे तो ये कैल्शियम का अवशोषण जो है हमारे शरीर में नहीं हो पाता है। क्या अगर विटामिन डी की कमी होती है तो कैल्शियम का अवशोषण हमारे शरीर में नहीं हो पाता। तो लगभग जो इफेक्ट एक विटामिन डी की कमी से हमारे शरीर पर दिखाई देते हैं वही इफेक्ट जो होता है अगर हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी होती है तो दिखाई देती है। उसके साथ साथ अब यहाँ पे एक तीन चीज को आप लोग को समझना है। जैसे आपका यहाँ पे क्या हो गया, विटामिन डी हो गया। क्या विटामिन डी हो गया और उसके साथ साथ आपका कैल्शियम हो गया। क्या कैल्शियम हो गया और उसके साथ साथ क्या होगा, तो आप बताएंगे कि प्रोटीन हो गया। क्या प्रोटीन। ये तीनों जो हैं आपके विटामिन डी के साथ साथ
यहाँ पर आपके जो प्रोटीन है, कैल्शियम, ये तीनों की अगर हमारे शरीर में कमी हो रही है, क्या इन तीनों न्यूट्रिएंट्स की अगर हमारे शरीर में कमी हो रही है तो क्या होते हैं, इसके अलग अलग हमारे शरीर में एक्टिविटीज दिखते हैं, क्या इसके अलग अलग हमारे शरीर में वो दिखते हैं। तो यहाँ पर जो है हमको ये देखना, जैसे विटामिन डी की कमी होती है, क्या विटामिन डी की अगर शरीर में कमी होती है तो कौन सा रोग हो जाता है, तो रिकेट्स रोग हो जाता है। कौन सा, रिकेट्स रोग हो जाता है। वहीं पर अगर हमारे शरीर में क्या कैल्शियम की कमी हुई तो भी रिकेट्स रोग से बच्चा प्रभावित हो रहा है, क्या तो भी यहाँ पर रिकेट्स रोग से प्रभावित हो रहा है। तो अब आपको देखना है कि जो है जब आपका क्वेश्चन पूछता है किस तरीके से पूछता है, और उसके साथ साथ क्या उसके साथ साथ कैसे इसके जो डिजीज हैं वो अगर शरीर में किसकी प्रोटीन की कमी हो रही है तो उससे मैच खा रहे हैं। तो अब जैसे यहाँ पे क्या हुआ, रिकेट्स रोग, जब बच्चे रिकेट्स रोग से ग्रसित हुआ तो क्या होता है, इसमें जो होती है बच्चे की क्या होती है, शारीरिक, क्या उसकी जो शारीरिक ग्रोथ होती है वो रुक जाती है, क्या तो बच्चे की इसमें शारीरिक ग्रोथ जो होती है वो रुक जाती है, क्या होती है, वो रुक जाती है। और जब उसकी शारीरिक ग्रोथ रुक जाती है तो क्या होती है, जो उसके पैर की, जो उसके लेग्स की बोन्स होती हैं, क्या जो लेग्स की बोन्स होती हैं वो कैसी हो जाती हैं, टेढ़ी हो जाती हैं, कैसे टेढ़ी हो जाती हैं। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि पैरों की हड्डियां, पैरों की हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं, क्या हो जाती हैं, पैरों की हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं। और जब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब तो रिकेट्स रोग से बच्चा प्रभावित हो रहा, तो सबसे पहले उसका ग्रोथ जो है वो बाधित हो रहा, उसके साथ साथ वो क्या होता है, हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं। तो इसी को क्या कहते हैं, तो इसी को बोलेक्स कहते हैं, क्या यही जो होता है जब इसमें हड्डियां टेढ़ी हो रही हैं तो यही क्या कहलाता है, यही बोलेक्स कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है, बोलेक्स कहलाता है। तो जब ये बोलेक्स कहलाता है तो ये बोलेक्स किससे मिल रहा है, ये जो है आपके, ये जो डिजीज है ये किससे, ये आपके प्रोटीन की कमी से मिला। क्योंकि इसमें भी क्या होते हैं, बच्चे को जब प्रोटीन की कमी होती है तो जो उसके पैर की, यानी कि जो उसके लेग्स की बोन्स होती हैं, क्या बोन्स होती हैं वो भी टेढ़ी हो जाती हैं, तो किससे, प्रोटीन की कमी से। तो देखिए लगभग ये तीनों जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक लगभग इसके लक्षण जो है शरीर में एक साथ दिखाई दे रहे हैं, क्या शरीर में एक साथ दिखाई दे रहे हैं। जो आपको कंफ्यूजन होता है किसी भी क्वेश्चन को लेकर, तो अगर आप चीजों को बहुत अच्छे से नहीं पढ़े हुए होते हो तो ऐसे होता। अब देखिए ये बोलेक्स, बोलेक्स की कंडीशन जो है प्रोटीन की कमी से भी हो रहा है, बोलेक्स की कंडीशन जो है आपके कैल्शियम की कमी से हो रहा है, और बोलेक्स की कंडीशन जो होती है वो आपके विटामिन डी से भी हो जाती है। क्योंकि इन तीनों जो न्यूट्रिएंट्स हैं इसमें अगर आपका कुछ प्रभावित हो रहा है तो इन तीनों से जो प्रभावित होता है क्या होता है, प्रभावित होता है, प्रभावित होता है तो उसमें क्या होती है, उसमें बोन्स होता है, यानी कि हड्डियां प्रभावित होती हैं, क्या हड्डियां प्रभावित होती हैं। अगर इन तीनों न्यूट्रिएंट्स की क्या हो रही है, शरीर में कमी हो रही है तो उससे बोन्स प्रभावित होता है। तो जब बोन्स प्रभावित होता है तो जाहिर सी बात है इन सभी के सिम्टम्स क्या होंगे, हमारे शरीर में दिखाई देंगे, क्या होंगे, दिखाई देंगे। उसके साथ साथ जो यहाँ पर क्या होती है, एड़ी जो होती है, एड़ी के साथ साथ जो कोहनी होती है वो क्या होती है, चौड़ी हो जाती क्या चौड़ी हो जाती है। तो इसमें जो होता है जब बोलेक्स कहते हैं तो एड़ी और कोहनी क्या होती है, एड़ी, एड़ी के साथ साथ कोहनी ये क्या होती है, चौड़ी हो जाती है। कैसी हो जाती है, तो आप बताएंगे कि ये चौड़ी हो जाती है। और उसके साथ साथ जब यहाँ पर क्या है, अस्थियां बेडोल हो रही हैं तो चौड़ी होने के साथ साथ जो चेस्ट की, क्या जो चेस्ट की बोन्स होती है
वो क्या होती है, वो सिरे पर जो है मोटी हो जाती। अब मान लीजिए आपका ये चेस्ट है, ठीक, ऐसे हम समझ लेते हैं। अब इसमें वो है, तो अब इसकी बोन्स जो ऐसे ऐसे हुई है, चेस्ट की बोन्स, क्या चेस्ट की जो बोन्स है उसकी अस्थियां ऐसे ऐसे हैं, ठीक, ऐसे। तो वो क्या होती, वो सिरे पर मोटी हो जाती है, क्या, वो सिरे पर मोटी हो जाती है। तो यहाँ पर जो होता है ये क्या हो जाती है, ये मोटा हो जाता है। अब जब ये मोटा हो जाता है, अब सिरे का मतलब यहीं से ये मोटा हो रहा है, उसके सिरा जो है उस पर जब मोटा हो जा रहा है, तो यही क्या होते हैं, इसी को पिजन चेस्ट कहते हैं, क्या, पिजन चेस्ट कहते हैं। तो यहाँ पे जो होती हैं छाती की हड्डियां, हड्डियां सिरे पर मोटी हो जाती हैं, क्या होती हैं, सिरे पर मोटी हो जाती हैं। और जब सिरे पर मोटी हो जाती हैं, मोटी हो जाती हैं, तो इसी को क्या कहते हैं, तो इसी को पिजन चेस्ट कहते हैं, क्या कहते हैं, तो इसी को पिजन चेस्ट कहते हैं, किसको, इसी को। तो इसमें जो होती है चेस्ट की बोन्स जो होती है वो प्रभावित होती हैं। तो ये चीज देखिए कैल्शियम की कमी से भी देखने को मिल रहा है, उसके साथ साथ कैल्शियम की कमी के साथ साथ जो होता है, और आपके किसमें, प्रोटीन में भी ये सारे रोग से दिखाई देते हैं एक साथ, क्या होते हैं, प्रोटीन में भी ये सारे रोग दिखाई देते हैं। और उसके साथ साथ जो होते हैं, फिर जो होती है माथे की, क्या, जो ये माथा वाला भाग होता है, क्या, उसकी जो बोन्स होती हैं वो कैसी दिखाई देती हैं, तो ये ऐसे तो अभी एक तरह से फ्लैट दिखाई दे रहे हैं, क्या, फ्लैट। तो इसमें क्या होता है, इसमें उभार आ जाता है, क्या, ये जो हमारा माथे वाला हेड वाला भाग है इसमें क्या होता है, इसमें उभार आ जाता है। और जब इसी में उभार आ जाता है, माथे की जो हड्डी होती है, तो उसी को क्या कहते हैं, उसी को फ्रंटल बॉक्स कहते हैं, क्या। तो आपसे जब पूछा जाएगा कि फ्रंटल बॉक्स क्या है, फ्रंटल, क्या, फ्रंटल बॉक्स, तो फ्रंटल बॉक्स किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे कि फ्रंटल बॉक्स जो होता है, क्या, फ्रंटल बॉक्स जो होता है उसमें क्या होती है, माथे पर उभार दिखाई देने लगती है, क्या, दिखाई देने लगती है, क्या होती है, माथे पर उभार दिखाई देने लगती है, क्या होती है, माथे पर उभार दिखाई देने लगती है। और जब माथे पर उभार दिखाई देने लगती है तो इसी को किस नाम से जानते हैं, तो इसी को जो है, क्या, इसी को जो है फ्रंटल बॉक्स के नाम से जानते हैं, किसके नाम से, फ्रंटल बॉक्स के। तो जितने भी यहाँ पर हमने घेरे में किया है सब आपका इम्पोर्टेंट है, क्या, सब आपका इम्पोर्टेंट है। आप लोग इस जितने भी रोग बता रहे हैं सभी को बहुत ध्यान से देखते चलिएगा, सभी को एग्जाम की दृष्टि से सभी इम्पोर्टेंट है, क्या, सभी इम्पोर्टेंट है। और सभी लोग, कोई भी लोग अपनी पढ़ाई में लापरवाही नहीं करेंगे, क्या, लापरवाही नहीं करेंगे। आप लोग कोशिश करेंगे कि आप सभी लोग लाइव क्लास के टाइम ही लाइव रहें, अपने लिए समय निकालें, ये आपके भविष्य की बात है, क्या, ये आपके भविष्य की बात है। देखिए कभी आज के ही पेपर में है, हमने ग्रुप में भी सेंड किया है, तो वैकेंसी का आपका लेट भी हो सकता है और कभी भी आ भी सकती है आपके बीच, ठीक, कभी भी। तो अगर आप लोग इतना रिलैक्स रहेंगे तो फिर समस्याएं आएगी। इसलिए जितना, जैसे आपके स्वास्थ्य के लिए क्या होता, आपके स्वास्थ्य के लिए हर दिन क्या होता है, संतुलित भोजन चाहिए होता है। अगर अपने स्वास्थ्य को बहुत बेहतर रखना है तो उसके लिए संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है। वैसे अगर आपको बहुत अच्छे रैंक से क्वालिफाई करना है तो हर दिन की पढ़ाई भी जरूरी होती है, क्या, तो आपके लिए हर दिन की पढ़ाई भी जरूरी होती है। इस चीज को आप ध्यान में रखिए। आप बस, आपके दिमाग में इतना होना चाहिए कि अगर आप स्टडी, जिस दिन आप स्टडी नहीं कर पाते हो, क्या, जिस दिन आप स्टडी नहीं कर पाते हो, आप उस दिन ये सोचिए कि अगर आप उस दिन खाना नहीं खाए तो क्या होगा। एक दिन आप खाना नहीं खाते तो आपको चक्कर आने लगता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, क्या, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, वीकनेस महसूस होती है, ये सारी चीजें।
तो जैसे खाना ना मिलने पे आपके शरीर को ये सारी कमी महसूस होती है, वैसे अगर आप हर दिन नहीं पढ़ेंगे तो पेपर में वो कहीं ना कहीं ये सारी कमियां दिखाई देंगी। अगर एक भी क्वेश्चन आपका गलत होता है तो ये सारी कमी आपको देखने को मिलेगी। तो जिस तरह से हमारे स्वास्थ्य के लिए संतुलित भोजन आवश्यक है, वैसे अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो हर दिन पढ़ाई भी जरूरी होता है। अब यहाँ पे हमने फ्रंटल बॉक्स बताया, उसके बाद अगर जो क्या होती है, जो घुटने, क्या जब चलने पे जो घुटना होता है ये हमारे पैर का, क्या पैर का, तो वो क्या होते हैं, वो आपस में टकराने लगते हैं। क्या जब चलने पर जो है घुटने आपस में टकराने लगे तो उसे किसके नाम से बोलते हैं, तो उसे, उस बीमारी को नाकनी के नाम से जानते हैं। किसके? अगर यहाँ पे जो है आपसे पूछता है नाकनी ये क्या है, तो जो आपके यहाँ पे नाकनी है ये क्या होता है, चलने पर, क्या करने पर, चलने पर घुटने जो होते हैं, चलने पर, चलने पर घुटने आपस में टकराने लगते हैं। क्या? चलने पर घुटने आपस में टकराने लगते हैं। क्या करते हैं? आपस में टकराने लगते हैं। तो उसको जब आपस में टकराने लगते हैं तो उसको किस नाम से जाना जाता है, तो उसको नाकनी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? नाकनी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद जो होता है, अगर कैल्शियम की हमारे शरीर में क्या होती है, कमी होती है। किसकी? अगर शरीर में कैल्शियम की कमी होती है तो जो है उसमें क्या हो जाता है, व्यक्ति को मलेशिया नामक रोग हो जाता है। क्या हो जाता है? मलेशिया नामक रोग हो जाता है। तो कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग हो रहा है? मलेशिया नामक रोग। और ये बेसिकली किन किन व्यक्तियों में हो रहा है, तो जो मलेशिया नामक रोग होता है वो वयस्कों, किसमें? पहले तो यहाँ हम लिखेंगे गर्भवती माताओं, गर्भवती महिलाओं में देखने को मिलती है। गर्भवती प्लस धात्री माता, उसके साथ साथ क्या, पर्दे में रहने वाली, पर्दे में रहने वाली स्त्रियों में भी ये चीज देखने को मिलती है। क्या होती है? ये चीज देखने को मिलती है। तो उसके साथ साथ ये सबसे ज्यादा प्रभावित धात्री माता को करता है और प्रेग्नेंट लेडी को करता है। उसके बाद ये जो ऑस्टोमलेशिया रोग होता है ये ज्यादातर किसमें होता है, तो ज्यादातर ये वयस्क व्यक्तियों में, क्या, ज्यादातर ये वयस्क व्यक्तियों में देखने को मिलता है। किस में देखने को मिलता है? वयस्क व्यक्तियों में देखने को मिलता है। तो या भी इसमें क्या होती है, जो ये ऑस्टोमलेशिया रोग से व्यक्ति ग्रसित हो रहा है, किससे? ऑस्टोमलेशिया रोग से ग्रसित हो रहा, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो है जैसे प्रेग्नेंट लेडी क्यों प्रभावित होती है, क्योंकि माँ के शरीर में एक जीव का और वो हो रहा है। क्या? यहाँ पर माँ के साथ साथ भ्रूण की भी आवश्यकता होती है। किसकी? भ्रूण की। तो अब माँ को जितनी कैल्शियम की आवश्यकता होती है उससे कहीं ज्यादा कैल्शियम की आवश्यकता भ्रूण को होती है। और अगर धात्री माता में देखते हैं तो यहाँ पर किसको, जो बच्चा होता है शैशवावस्था में उसका जो आहार होता है वो क्या होता है, वो माँ का मिल्क होता है। तो अब यहाँ दोनों कंडीशन में अगर हम देखते हैं तो क्या होती, कैल्शियम की मांग बढ़ जाती है। क्या? कैल्शियम की मांग बढ़ जाती है। तो इसलिए अगर सही तरीके से कैल्शियम की पूर्ति नहीं की जा रही है तो इन दोनों लेडीज में क्या होता है, कैल्शियम की कमी हो जाती है। उसके बाद तीसरा हमने ये बताया कि पर्दे में रहने वाली जो स्त्रियां होती हैं तो इनमें बेसिकली किसकी कमी होती है, तो इसमें विटामिन डी की कमी होती है। किसके? विटामिन डी की। अब जब इनके शरीर में विटामिन डी की कमी हो रही है तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कैल्शियम का क्या होगा, कैल्शियम का अवशोषण नहीं हो पाएगा। क्या? कैल्शियम का अवशोषण।
तो जब कैल्शियम का अवशोषण नहीं हो पाएगा, क्या कैल्शियम का अवशोषण नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, हमारे शरीर में जो होगी किसकी कमी होगी, कैल्शियम की कमी हो जाएगी। किसकी कमी हो जाएगी, कैल्शियम की कमी हो जाएगी। और जब कैल्शियम की कमी हो जाती है तो इसमें क्या होता है, तो भी माता प्रभावित होती है। क्या, माता प्रभावित होती है। उसके साथ साथ अगर क्या होता है, इसमें जब लगातार कैल्शियम की कमी होती है, अब हम लोग देखेंगे कि ये ऑस्टियोमलेशिया रोग अगर किसी भी व्यक्ति में हो रहा है तो वो स्वास्थ्य पर किस प्रकार का इफेक्ट डाल रहा है, क्या कर रहा है, किस प्रकार का। तो इसमें जो क्या होता है, इसमें जो श्रोणि मेखला होती है, क्या, जो श्रोणि मेखला होती है, श्रोणि मेखला, तो ये श्रोणि मेखला क्या हो जाती है, संकुचित हो जाती है। ठीक, क्या, श्रोणि मेखला यहाँ पर संकुचित हो जाती है। उसके साथ साथ क्या होता है, उसके साथ साथ जो होता है, अगर यहाँ पे क्या गर्भवती माता प्रभावित है इससे, ऑस्टियोमलेशिया से, तो शिशु का जो जन्म होता है, क्या, शिशु के जन्म के समय समस्याएं आएंगी। क्या, शिशु के जन्म के समय समस्याएं आएंगी। तो ये चीज देखने को मिलता है। उसके बाद फिर अगर हम देखते हैं क्या होता है, अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे जो क्या होता है, अगर प्रेग्नेंट लेडी है तो प्रतिदिन किसके अनुसार, तो वहां पे जो हमारा राष्ट्रीय अनुसंधान परिषद है, क्या राष्ट्रीय अनुसंधान परिषद है, आप बताएंगे कि जो राष्ट्रीय अनुसंधान परिषद है, तो जो राष्ट्रीय अनुसंधान परिषद है, ठीक, राष्ट्रीय अनुसंधान परिषद है, वो क्या करता है, वो यहाँ पर जो है प्रेग्नेंट लेडी अगर है तो उसके शरीर में क्या है, अगर उसके शरीर में क्या है, कैल्शियम की कमी है, तो जो लास्ट के अंतिम माह होते हैं, क्या, जो लास्ट के अंतिम माह होते हैं उसमें जो है बच्चे का ग्रोथ और डेवलपमेंट बहुत तेजी से हो रहा होता है। तो जो अंतिम माह होता है उसमें स्त्री को लगभग जो है, यहाँ पे गर्भवती स्त्री को लगभग 1.5 ग्राम क्या कैल्शियम लेना चाहिए। क्या, कैल्शियम जो है अपने भोजन में शामिल करना चाहिए। कितना, 1.5 ग्राम। और उसके साथ साथ जो होता है, जो धात्री माता होती है, क्या, जो धात्री माता होती है, इनको प्रतिदिन जो होता है कितना, 2 ग्राम, क्या, 2 ग्राम कैल्शियम लेना चाहिए। क्या करना चाहिए, 2 ग्राम कैल्शियम अपने भोजन में शामिल करना चाहिए। तो ये जो हमारा क्या था, ये ऑस्टियोमलेशिया था। तो इन व्यक्तियों में इस तरीके से प्रभावित कर रहा है, क्या कर रहा है, इस तरीके से प्रभावित कर रहा है। अब उसके बाद जो वृद्धावस्था में होता है, क्या होता है, जो वृद्धावस्था में होता है, तो वृद्धावस्था में क्या होता है, वृद्धावस्था में जो होता है ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग हो जाता है। यहाँ पे तो ऑस्टियोमलेशिया हो रहा है, तो वृद्धों में क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस। कौन सा रोग हो रहा है, ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग हो रहा है। तो ये जो ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग होता है, ये किस में होता है, तो आप बताएंगे कि ये वृद्धों में होता है। किसमें हो रहा है, ये वृद्धों में हो रहा। अब जो होता है इसमें क्या होता है, इसमें खास कर जो है, ठीक, इसमें वृद्धों में हो रहा है। तो वृद्धों में सबसे ज्यादा कौन प्रभावित हो रहा है,
ठीक, तो यहाँ पे मेल या फीमेल, तो ये सबसे ज्यादा ये रोग जो होता है वो किसमें देखने को मिलता है, तो ये सबसे ज्यादा महिलाओं में देखने को मिलता है। किसमें? महिलाओं में देखने को मिलता है। और ये जो होता है, अब आपको इतना समझ में आना चाहिए कि जब ये किसमें हो रहा है, वृद्धावस्था में हो रहा है। किसमें? वृद्धावस्था में हो रहा है। तो अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो होता है वृद्धावस्था जो होती है वो ढलान की एज होती है। क्या? ढलान की एज होती है। तो यहाँ पर अगर बोन्स प्रभावित होता है और जो यहाँ पर किसी भी महिला को, क्या किसी भी महिला को अगर ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग हुआ है तो इसमें क्या होता है, इसमें बोन्स जो होती हैं, हड्डियां जो होती हैं, हड्डियां हड्डियां झटका लग जाने, झटका लग जाने या चोट लगने पर ये किसमें टूटती हैं, तो ये खंडों में टूटती हैं। क्या? खंडों में टूटती हैं, टूटती हैं। और और इलाज करने पर भी आपस में नहीं जुड़ती हैं। क्या? आपस में नहीं जुड़ती हैं। क्या होती हैं? आपस में नहीं जुड़ती हैं। तो जब ये आपस में नहीं जुड़ती हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें जो बोन्स होता है, अगर कहीं हल्का सा झटका लग गया, झटका लगने के साथ साथ अगर चोट लग गई, क्या बोन्स में किसी भी प्रकार की चोट लग गई, और महिला जो होती है वो किस रोग से प्रभावित होती है, तो अगर वो ऑस्टियोपोरोसिस रोग से प्रभावित होती है, क्या ऑस्टियोपोरोसिस रोग से प्रभावित होती है, तो उसमें जो बोन्स होता है, क्या उसमें जो बोन्स होता है वो कई टुकड़ों में टूटता है। क्या? कई खंडों में टूट जाता है। और जब खंडों में टूट जाता है तो वो फिर आपस में जुड़ता नहीं, इसलिए ये जो होता है बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। क्या? बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। और उसके साथ साथ ये दोनों रोग होने के साथ साथ अगर शरीर में क्या है, कैल्शियम की कमी हो जाती है तो क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं जमता, रक्त का थक्का नहीं बनता, नहीं जमता। उसके साथ साथ जो मांसपेशियां होती हैं, क्या होती हैं, मांसपेशियां होती हैं, तो मांसपेशियों की क्या होती है, क्रियाशीलता कम हो जाती है। क्या होती है? क्रियाशीलता जो होती है वो कम हो जाती है। क्या होती है? कम हो जाती है, कम हो जाती है। और उसके साथ साथ जो होते हैं हाथ पैर कपने लगते हैं। क्या? हाथ पैर कपने लगती है, क्योंकि उसमें होता क्या, अब बोन्स में तो कोई मजबूती रह नहीं गई है। क्या? अगर शरीर में जो है कैल्शियम की कमी हो रही है तो क्या होता है, बोन्स में जब कोई मजबूती नहीं रह जाती है तो उसमें व्यक्ति बहुत ज्यादा वीकनेस महसूस करता है। उसके साथ थका थका महसूस करने के साथ साथ वो बहुत ज्यादा जो क्या होता है, बहुत ज्यादा परेशान रहता है। और जो है वो जब खड़ा होता है, चलता है, तो उसको कपकपी जैसी, क्या उसको कपकपी जैसी स्थिति होती है, वो सही तरीके से चल नहीं पाता। और जब चलने में प्रॉब्लम होती है और हाथ पांव जो होते हैं कंपने लगते हैं। क्या? चलने में प्रॉब्लम से के साथ साथ आप यहाँ पर लिख सकते हो एक पॉइंट कि जब व्यक्ति को चलने में समस्या, चलने में समस्या प्लस हाथ पांव, हाथ पांव कपने लगते हैं। और जब हाथ पांव कपने लगते हैं
तो व्यक्ति किस रोग से ग्रसित हो जाता है? तो यहाँ पे जो व्यक्ति होता है वो किस रोग से? तो टिटैनी रोग से। किससे? टिटैनी रोग से। तो ये टिटैनी रोग जो होगा आपके विटामिन डी की कमी से भी देखने को मिलेगा, प्रोटीन की कमी से भी देखने को मिलेगा, उसके साथ साथ यहाँ पर किसकी? कैल्शियम की कमी से भी देखने को मिल रहा है। किसकी कमी से? कैल्शियम की कमी से भी देखने को मिल रहा है। कैल्शियम की कमी से देखने को मिल रहा। अब जब कैल्शियम की कमी से देखने को मिलता है तो अब उसके बाद हम क्या करेंगे? यहाँ पर जो है व्यक्ति बहुत ज्यादा कैल्शियम से, अगर कैल्शियम की उसके शरीर में कमी हो रही है तो ये सारे डिजीज उसके शरीर में दिखाई देते हैं। अब यहाँ पर हम चर्चा करेंगे थोड़ा सा कि जो है प्रतिदिन प्रतिदिन व्यक्ति को अपने आहार में कितना कैल्शियम शामिल करना चाहिए। क्या? कितना कैल्शियम शामिल करना चाहिए, या प्रतिदिन जो है कैल्शियम की मांग, ऐसा भी कह सकते हैं। तो सबसे ज्यादा जो कैल्शियम की मांग होती है वो किस अवस्था में होती है? क्या? सबसे ज्यादा जो है कैल्शियम की मांग किस अवस्था में होती है? यहाँ से भी क्वेश्चन आता है आपका, तो आप लिखेंगे शैशवावस्था, शैशवावस्था प्लस बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, किशोरावस्था, उसके साथ साथ किशोरावस्था के साथ साथ जो यहाँ पर होता क्या है, जब किशोरावस्था होता है फिर गर्भवती माता जो होती है वो भी प्रभावित होती है। उसके साथ साथ जो धात्री माता होती है, धात्रीवस्था में कैल्शियम की मांग सबसे अधिक होती है। क्या होती है? कैल्शियम की, यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है, कैल्शियम की मांग सबसे अधिक होती है। क्या होती है? सबसे अधिक होती है। तो इन अवस्थाओं में आप लोग इसको रट के रखिएगा कि इन अवस्थाओं में जो होती है कैल्शियम की मांग शरीर में बढ़ जाती है, क्योंकि माँ के जीव में एक के साथ साथ दो जीव का निर्माण हो रहा होता है, इसलिए कैल्शियम की मांग बढ़ जाती है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था ये परिवर्तनों की अवस्था है। क्या? परिवर्तनों की अवस्था है। इसमें ग्रोथ और डेवलपमेंट जो होते हैं दोनों बहुत तेजी से होते हैं। क्या? ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों बहुत तेजी से होते हैं। तो इसमें जो है क्या होती है, शरीर में कैल्शियम की मांग बढ़ जाती है। और वहीं पर अगर हम बात करते हैं क्या होता है, कैल्शियम की मांग कब कम होती है, तो आप बताएंगे कि जो प्रौढ़ावस्था होता है, क्या होता है? प्रौढ़ावस्था। तो प्रौढ़ावस्था में जो होती है, क्या होती है? कैल्शियम, किसकी? कैल्शियम की मांग कम हो जाती है। क्या हो जाती है? कैल्शियम की मांग कम हो जाती है, कम हो जाती है। तो यहाँ पे कैल्शियम की मांग कम हो जाती है। उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं किसकी, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं वृद्धावस्था की, किसकी? वृद्धावस्था की। तो वृद्धावस्था की जो एज होती है इसमें क्या होता है, इसमें जो है वृद्धावस्था में डीकैल्सिफिकेशन, क्या? डीकैल्सिफिकेशन के कारण क्या होता है, कैल्शियम की मांग जो होती है वो बढ़ जाती है। तो आप बता सकते हैं कि वृद्धावस्था में डीकैल्सिफिकेशन के कारण, डीकैल्सिफिकेशन के कारण, डिकैल्सिफिकेशन के कारण वृद्धावस्था में, वृद्धावस्था में कैल्शियम की मांग बढ़ जाती है। किसकी? कैल्शियम की मांग बढ़ जाती है। क्या होती है? कैल्शियम की मांग जो होती है वो बढ़ जाती है।
तो इन अवस्थाओं में आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे, क्या करेंगे, इन अवस्थाओं में आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे कि कब कब कैल्शियम की जो है मांग वो बढ़ रही है, क्या, कब कब कैल्शियम की मांग जो है वो बढ़ रही है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये चीज है। तो जब यहाँ पे क्या होता है, वृद्धावस्था में कैल्शियम की मांग बढ़ जाती है, तो क्योंकि वहां पे डीकैल्सिफिकेशन होने का तात्पर्य ये होता है कि वहां पर जो है कैल्शियम की मांग तो बढ़ रही है, उसके साथ साथ जब उसमें डीकैल्सिफिकेशन होने लगता है उनके शरीर में, तो वहां पर क्या होता है, उसमें कैल्शियम की जो मात्रा होती है शरीर में वो नष्ट होने लगती है, क्या होने लगती है, नष्ट होने लगती है। और जब नष्ट होने लगती है तो वृद्धा जो ओल्ड एज होती है उसमें क्या होती है, उसमें कैल्शियम की मांग बढ़ जाती है, क्या होती है, कैल्शियम की मांग बढ़ जाती है, क्योंकि उनके शरीर में क्या होते, बहुत ज्यादा जो टूट फूट होती हैं और रिपेयरिंग का काम होता है, किसका, रिपेयरिंग का काम होता है। दरवाजा थोड़ा सा खुला ही रहने दिया करो, इसी में हवा गुजता रहता है तो और गर्मी लगती है, खुला रहेगा तो सही रहेगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है, अब जो होता है कि यहाँ पे कैल्शियम की मांग बढ़ रही है। अब उसके बाद हम देखेंगे ये तीन अवस्थाएं जो हैं, क्या ये जो तीन अवस्थाएं हैं इनमें कैल्शियम की मांग किस में अधिक हो रही है, किस में कम हो रही है, ये सारी चीजें आप लोग को हमने बता दिया। तो यहाँ से क्वेश्चन आप लोग के गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि हम एक जगह बता दिए और सारी चीजें। अब उसके बाद हम देखेंगे जो हमारा ICMR है, क्या, ICMR, ICMR। तो ICMR हमारा इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च, क्या, अगर हम इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च के अनुसार देखते हैं और उसके साथ साथ जो हमारा क्या है WHO, क्या, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, क्या, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अगर इसको हम लोग देखते हैं तो इसके अकॉर्डिंग जो है हर दिन क्या, जो व्यक्ति की कैल्शियम की मांग होती है वो कितनी होती है, क्या, कितनी होती है। तो हम लोग उम्र के अकॉर्डिंग देखेंगे यहाँ पर, तो इधर हम लिख लेते हैं उम्र, उसके बाद कैल्शियम की जो होती है, कैल्शियम, कैल्शियम की प्रस्तावित प्रस्तावित मात्रा, क्या, कैल्शियम की प्रस्तावित मात्रा। अब यहाँ पे हम हर अवस्था में देखेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है वो सारे पॉइंट यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे अब यहाँ पे इंडियन काउंसिल जो मेडिकल रिसर्च और WHO के द्वारा, ठीक, अब 0 से 12 माह में कितना, 0 से 12 माह की अगर हम बात करते हैं, कितने माह की, 0 से 12 माह की, 0 से 12 माह, 12 माह का मतलब यहाँ पर आपका आएगा शैशवावस्था, क्या, शैशवावस्था। तो अब इन्होंने शैशवावस्था में कैल्शियम की मांग या आवश्यकता कितनी बताई है, तो इन्होंने 500 से कितना, 500 से 600 मिलीग्राम पर 100 ग्राम, क्या, पर 100 ग्राम। उसके बाद इन्होंने 1 से 9 वर्ष के बच्चे को कितना बताया, कितना, 1 से 9 वर्ष के बच्चे को, यहाँ पे गर्ल्स और बॉयज दोनों का सेम सेम है, तो इन्होंने 400 से 500 मिलीग्राम पर 100 ग्राम बताया। उसके बाद इन्होंने 10 से 15 वर्ष में कितना, 10 से 15 वर्ष में, तो 10 से 15 वर्ष के बच्चों में इन्होंने जो है 600 से 700 मिलीग्राम पर 100 ग्राम बताया। उसके बाद जो है 16 से कितना, 19 वर्ष, ये सब इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, खासकर TGUGT में ऐसे क्वेश्चन भी से पूछ लिए जाते हैं। तो जब इन्होंने 16 से 19 वर्ष में बताया तो इन्होंने 500 से 600 बताया मिलीग्राम पर 100 ग्राम। उसके बाद प्रौढ़ावस्था में अगर हम बात करते हैं, किसमें, प्रौढ़ावस्था में,
प्रौढ़ावस्था में, तो प्रौढ़ावस्था में जो इन्होंने बताया 400 से 500 ग्राम मिलीग्राम पर 100 ग्राम, कितना बताया? पर 100 ग्राम बताया। और उसके साथ साथ जो गर्भवती और धात्री माता, ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके लिए तो गर्भवती यहाँ हम लिख दे रहे हैं, गर्भवती और धात्री माता के लिए इन्होंने कितना बताया? गर्भवती प्लस धात्री माता के लिए इन्होंने कैल्शियम की मात्रा कितना बताया? तो गर्भवती और धात्री माता जो थी इन्हों के लिए इन्होंने 1000 से 1200 मिलीग्राम पर 100 ग्राम। और एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में कितना कैल्शियम विद्यमान रहता है? तो आप बताएंगे कि कितना? 1200 मिलीग्राम। उसके बाद जो है वृद्धावस्था में कितना बताया? तो वृद्धावस्था में इन्होंने 500 बताया, 500 मिलीग्राम पर 100 ग्राम। क्या? पर 100 ग्राम इन्होंने बताया। कितना बताया? 500 मिलीग्राम इन्होंने वृद्धावस्था में बताया। तो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रेगनेंसी और लैक्टेशियन मदर, उसके साथ साथ ओल्ड एज, ये इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद यहाँ पर जो आपका होता है 10 से 15 वर्ष, उसके बाद 16 से 19 वर्ष। क्या? 10 से 15 वर्ष, उसके साथ साथ 16 से 19 वर्ष, इन सब के पूछे जाने की सबसे ज्यादा चांसेस रहते हैं एग्जाम में। किसके सबसे ज्यादा चांसेस रहते हैं? यहाँ तक आप लोग का क्लियर हुआ? किसी को कोई दिक्कत? एक बार आप लोग कमेंट करेंगे। हाँ चलिए, तो यहाँ तक अब हम लोग देखेंगे। यहाँ तो हमने कमी देखा, और इंडियन जो आपके ICMR है, ICMR के साथ साथ आपके WHO द्वारा जो कैल्शियम की मात्रा निर्धारित की गई है हर एज में, वो सारी चीजें हम लोगों ने देख रखी। अब हम लोग देखेंगे कि कैल्शियम की अधिकता का प्रभाव किसका? तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कैल्शियम के अधिकता का प्रभाव। ठीक, जो चीज हम बताते चल रहे हैं आप लोग नोट डाउन भी करते चलिएगा। क्या? नोट डाउन भी करते चलिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हम बता रहे हैं। अब कैल्शियम की अधिकता अगर हम देखते हैं तो व्यक्ति के शरीर में कैल्शियम की अधिकता होती है तो क्या हो जाती है? हाइपर कैल्सीमिया। कौन सा रोग हो रहा है? हाइपर कैल्सीमिया। वहीं पर अगर क्या है, कैल्शियम की कमी हो रही है, क्या हो रही है? अगर कैल्शियम की कमी हो रही है तो कमी को किससे इंगित किया जाएगा? तो हाइपोकैल्सीमिया। क्या किससे इंगित किया जाएगा? तो आप बताएंगे कि हाइपोकैल्सीमिया। ठीक, और अगर क्या है बच्चों में, किसमें? अगर बच्चों में कैल्शियम की अधिकता हो रही है, किसमें? बच्चों में। बच्चों में कैल्शियम की अधिकता हो रही है, क्या हो रही है? यहाँ पे अधिकता लिख सकते हैं हम लोग, अधिकता हो रही है। तो बच्चों में इंडियो, क्या? इंडियोपैथिक हाइपर कैल्सीमिया नामक रोग हो जाता है। कौन सा रोग? कैल्सीमिया नामक हो जाता है। तो यहाँ पे बच्चों में अगर कैल्शियम की अधिकता हो रही है तो कौन सा रोग हो रहा है? तो इंडियोपैथिक हाइपर कैल्सीमिया नामक रोग हो जा रहा है। कौन सा रोग हो जा रहा है? इंडियोपैथिक हाइपर कैल्सीमिया। तो ये जो रोग होता है लगभग आपके कितने माह के शिशुओं में देखने को मिलता है? कितने माह के? तो ये 5 से 8 माह के शिशुओं में जो होता है, कितने? 5 से 8 माह के शिशुओं में ये रोग देखने को मिलता है। क्या होता है? इतने माह के शिशुओं में ये रोग देखने को मिलता है। क्या होता है? ये रोग देखने को मिलता है।
और उसके साथ साथ अगर हम कैल्शियम की अधिकता से जो रोग हो रहा है उसके किसकी बात करेंगे, सिम्टम्स की बात करेंगे। यहाँ पर हम लोग किसकी बात करेंगे, तो उसके सिम्टम्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, तो जो व्यक्ति होता है उसके सबसे पहले क्या होती है, भूख में कमी देखने को मिलती है, भूख में कमी होना, उसके बाद फिर वमन का होना या फिर कब्ज, क्या कब्ज का होना, और उसके साथ साथ कब्ज होने के साथ साथ जो होता है और क्या, तो जो है चेहरे पर असामान्य भाव देखने को मिलता है, क्या असामान्य भाव देखने को मिलता है। और जो होता है रक्त में किसकी मात्रा बढ़ जाती है, तो रक्त में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है, किसमें, रक्त में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है, क्या होती है, रक्त में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है। उसके साथ साथ अगर हम देखते हैं तो जो गुर्दे में होता है, क्या जो गुर्दे में होता है वो गुर्दे में असामान्य रूप से, क्या असामान्य रूप से कैल्शियम का जमाव होने लगता है। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसके लक्षण में, गुर्दे में असामान्य रूप से कैल्शियम का जमाव होने लगता है, किसका जमाव होने लगता है, तो कैल्शियम का जमाव होने लगता है। तो इसमें जो है असामान्य रूप से, इसकी कोई सामान्य मात्रा नहीं होती, असामान्य का मतलब जो होता है बहुत अधिक मात्रा, क्या होती है, बहुत अधिक मात्रा। ठीक, बहुत अधिक मात्रा। और जब क्या होता है गुर्दे में असामान्य रूप से किसका जमाव होने लगता है, कैल्शियम का जमाव होने लगता है, तब क्या होता है, तब यहाँ पर जो होता है किडनी स्टोन होने का डर होता है, क्या व्यक्ति में जो होता है किडनी स्टोन, किडनी स्टोन यानी कि पथरी होने की संभावना बढ़ जाती है, किसकी, पथरी की संभावना क्या होती है, तो पथरी की संभावना जो होती है वो बढ़ जाती है, क्या होती है, यहाँ पर जो व्यक्ति होता है या बच्चा होता है उसमें जो है पथरी होने की संभावना बढ़ जाती है, क्या बढ़ जाती है, पथरी होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये चीज देखने को मिली। उसके बाद फिर यहाँ पे तो हमने किसमें देखा, कैल्शियम की अगर क्या हो रही है, कैल्शियम की अगर अधिकता हो रही है तो उसको किस नाम से जाना जाएगा, हाइपर कैल्सीमिया के नाम से जाना जाएगा। अगर कमी हो रही है तो क्या हो रहा, तो हाइपोकैल्सीमिया हो रहा, बच्चों में इसकी अधिकता हो रही है तो वहां पर कौन सा रोग हो रहा, इंडियोपैथिक हाइपर कैल्सीमिया नामक रोग से बच्चा प्रभावित हो रहा है। तो अगर इंडियोपैथिक हाइपर कैल्सीमिया नामक रोग से बच्चा प्रभावित हो रहा है तो इंडियोपैथिक हाइपर कैल्सीमिया के सिम्टम्स क्या क्या हैं, ये सारी चीजें हम लोगों ने देख ली। अब उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे अगर क्या है प्रौढ़ों में कैल्शियम की अधिकता हो रही है, किसमें, प्रौढ़ों और वृद्ध व्यक्तियों में। तो अब हम देखेंगे प्रौढ़ों क्यों एवं वृद्ध व्यक्तियों में, अगर प्रौढ़ों एवं वृद्ध व्यक्तियों में क्या हो रही है, कैल्शियम की अधिकता हो रही है तो उनको कौन सा रोग हो रहा है, तो उनको मिल्क एल्कलाई सिंड्रोम हो रहा है,
वृद्धावस्था के साथ साथ ये किस में हो रहा है, तो ये प्रौढ़ावस्था में ये रोग देखने को मिल रहा है, या फिर वृद्ध व्यक्तियों में किस में, तो उसमें मिल्क एल्कलाई सिंड्रोम देखने को मिलता है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, दुग्ध क्षार बीमारी। क्या इसी को दुग्ध क्षार बीमारी के नाम से जाना जाता है? किस नाम से? दुग्ध क्षार बीमारी के नाम से जाना जाता है। तो अब इसमें जो होता है, अगर लक्षण हम देखते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें व्यक्ति को जो होती है वोमिटिंग होती है। क्या होती है? वोमिटिंग होती है। वोमिटिंग होने के साथ साथ ग्रसनी अमाशय तथा आंतों में क्या होता है, रक्तस्राव होता है। तो इसके लक्षण अगर हम देखते हैं, लक्षण, तो लक्षण में हम लोग लिखेंगे उल्टी होना, उल्टी होना। उसके साथ साथ जो हमारे क्या होते हैं, जो हमारे अमाशयिक रस होते हैं, क्या ग्रसनी अमाशय तथा जो है आंतों में क्या होता है, रक्तस्राव होने लगता है। तो ग्रसनी प्लस अमाशय प्लस रक्तस्राव होने लगता है। क्या होने लगता है? रक्तस्राव होने लगता है। और रक्तस्राव होने के साथ साथ क्या होता है, रक्तस्राव होने के साथ साथ यहाँ पर उच्च रक्तचाप और सिर दर्द की प्रॉब्लम भी आती है। किसकी? उच्च रक्तचाप और सिर दर्द की प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलती है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं उच्च रक्तचाप एवं सिर दर्द उच्च रक्तचाप एवं सिर दर्द जैसे प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। साथ साथ जो होता है यहाँ पर क्या होता है, व्यक्ति जो होता है या रोग जो होता है, ये प्रायः पेप्टिक अल्सर से पीड़ित व्यक्तियों में ज्यादा देखने को मिलता है। ये रोग जो होता है, व्यक्ति जब पेप्टिक अल्सर रोग से पीड़ित व्यक्तियों में अधिक देखने को मिलता है। क्या होता है? व्यक्तियों में अधिक देखने को मिलता है, अधिक देखने को मिलता है। तो ये हमारे क्या थे, ये जो है हमारे कैल्शियम की अधिकता से होने वाले रोग थे। क्या थे? कैल्शियम की अधिकता से होने वाले रोग थे। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करेंगे किसके? कैल्शियम की अवशोषण की। किसकी बात करेंगे? कैल्शियम के अवशोषण की। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, कैल्शियम का अवशोषण। तो कैल्शियम का जो अवशोषण होता है वो किन किन कंडीशंस में हो रहा है, ये चीज हम लोग देखेंगे। क्या करेंगे? कैल्शियम का जो अवशोषण है वो किन किन कंडीशंस में हो रहा है, तो ये चीज हम लोग देखेंगे। तो अगर हम कैल्शियम की अवशोषण की बात करते हैं तो कैल्शियम का अवशोषण कहाँ पर होता है, तो आप बताएंगे कि छोटी आंत में होता है। कहाँ पर होता है? तो कैल्शियम का अवशोषण जो होता है वो आपके छोटी आंत में होता है। कहाँ पर होता है? छोटी आंत में होता है। उसके बाद अगर शैशवावस्था और किशोरावस्था में कैल्शियम का अवशोषण अधिक होता है, ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप बताएंगे कि शैशवावस्था, शैशवावस्था प्लस आपका किशोरावस्था, किशोरावस्था में कैल्शियम का अवशोषण अधिक,
क्या होगा, कैल्शियम का अवशोषण अधिक, का अवशोषण अधिक होता है। और नेक्स्ट पॉइंट फिर देखेंगे हम, यहाँ पे तो हमारे शैशवावस्था, शैशवावस्था के साथ साथ किसमें, किशोरावस्था में कैल्शियम का अवशोषण अधिक हो रहा है। और जो होता है, क्या होता है, सामान्य परिस्थितियों में लिए गए कैल्शियम का अवशोषण जो होता है वो लगभग 30 से 40% अवशोषित हो जाता है। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि सामान्य सामान्य परिस्थितियों में कैल्शियम का जो अवशोषण होता है क्या होगा, कैल्शियम का अवशोषण होता है वो कितने प्रतिशत तक, तो आप बताएंगे कि 30 से 40% तक अवशोषण हो जाता है। कितना, 30 से 40% तक कैल्शियम का अवशोषण क्या होगा, हो जाता है। उसके बाद जो रक्त परिसंचरण होता है, क्या होता है, रक्त परिसंचरण द्वारा, तो रक्त परिसंचरण द्वारा जो होता है कैल्शियम पूरे शरीर में पहुंचता है, किसमें, पूरे शरीर में पहुंचता है। और जब पूरे शरीर में पहुंचता है तो जो पैराथायराइड ग्रंथि से निकलने वाला क्या होता है, निकलने वाला हार्मोन होता है, वो रक्त में क्या होता है, कैल्शियम की मात्रा को नियमित करता है। तो जो आपके शरीर में क्या हो रहा है, कैल्शियम का अवशोषण हो रहा है, तो किसके माध्यम से पहुंच रहा है पूरे शरीर में कैल्शियम, तो आप बताएंगे कि जो है पूरे शरीर में कैल्शियम रक्त के द्वारा पहुंच रहा है। उसके साथ साथ जो हमारा पैराथायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन होता है, क्या, पैराथायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन जो होता है रक्त में कैल्शियम की मात्रा को क्या करता है, नियमित करता है। तो पैराथायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन क्या होता है, निकलने वाला हार्मोन जो होता है, क्या, निकलने वाला हार्मोन रक्त में कैल्शियम की मात्रा को, किसकी, तो रक्त जो होता है उसमें किसकी मात्रा, तो आप बताएंगे कि रक्त में जो है कैल्शियम की मात्रा को क्या करता है, तो नियमित करने का काम करता है। कैल्शियम की मात्रा को नियमित करने का काम करता है, क्या करता है, नियमित करने का काम करता है, नियमित करता है। ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रहे। उसके बाद जो होता है अगर हम देखेंगे तो जब कभी भी क्या होती है, रक्त में कैल्शियम की कमी होती है तो क्या होता है, तब जो कैल्शियम होता है जो हमारे बोन्स में होता है, क्या, बोन्स का कैल्शियम निकल कर किस में आ जाता है, रक्त में आ जाता है। जब कभी भी किसमें, शरीर में किसकी कमी होती है, कैल्शियम की कमी होती है, तो जो बोन्स का कैल्शियम होता है वो निकल कर कहाँ पर आता है, हमारे रक्त में आता है। यदि जो है रक्त में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है तो कुछ भाग क्या होता है, हड्डियों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, क्या होता है, तो कुछ भाग हड्डियों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। उसके बाद जो होती है कुछ मात्रा क्या की जाती है, यूरिन के साथ शरीर से बाहर निकाल दी जाती है, क्या की जाती है, यूरिन के साथ जो होती है शरीर से बाहर निकाल दी जाती है। तो ये चीज होता है। उसके बाद अगर देखा जाए, अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कैल्शियम के अवशोषण में बाधक कौन कौन से तत्व हैं, क्या, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कैल्शियम के अवशोषण में बाधक तत्व कौन से तत्व, तो कैल्शियम के अवशोषण में बाधक तत्व, तो कैल्शियम के अवशोषण में बाधक तत्व कौन कौन से हैं, तो कैल्शियम के अवशोषण में जो है बाधा डालने का काम कौन कर रहा, प्रोटीन। तो प्रोटीन में जो क्या होता है, लाइसिन होता है, क्या,
लाइसिन होता है वो कैल्शियम के अभिशोषण को क्या होता है 50% तक बढ़ा देता है। क्या करता है 50% तक बढ़ा देता है। लेकिन जो होता है प्रोटीन कैल्शियम के अभिशोषण में क्या करता है सहायक होता है। यदि हमारे भोजन में क्या होती है किसकी कमी होती है प्रोटीन की कमी होती है। क्या यदि हमारे भोजन में प्रोटीन की कमी होती है तब ये क्या करता है तो ये जो होता है ये हमारे कैल्शियम को क्या कैल्शियम के अभिशोषण को कम कर देता है। तो यहाँ पे अगर हम प्रोटीन की बात करते हैं प्रोटीन तो ये जो होता है क्या होता है प्रोटीन की उपस्थिति में क्या अगर इसकी उपस्थिति में क्या होगा कैल्शियम का चार्ट में लिख रहे हैं आप लोग समझते रहिएगा। कैल्शियम का अभिशोषण जो होता है वो बढ़ जाता है। क्या होता है कैल्शियम का अभिशोषण बढ़ जाता है। अगर क्या होता है अगर भोजन में इसकी कमी होगी किसकी कमी होगी अगर भोजन में इसकी कमी होती है तो क्या होता है अभिशोषण कम हो जाता है। अभिशोषण कम हो जाता है। तो अगर प्रोटीन की हमारे शरीर में कमी हो रही है तो क्या करता है ये बाधा डालने का काम कर रहा है। क्या ये बाधा डालने क्योंकि अगर प्रोटीन की अधिकता होने पर क्या होता है अभिशोषण अधिक होता है तो क्या होता है जो लाइसिन होता है क्या अगर प्रोटीन अधिक हो रहा है अधिकता पे अभिशोषण अगर अधिक होता है तो जो प्रोटीन में क्या पाया जा रहा है लाइसिन पाया जा रहा है। ये 50% कैल्शियम के अभिशोषण को बढ़ा देता है। क्या करता है अभिशोषण को बढ़ा देता है कितने परसेंट तो ये 50% और कैल्शियम के अभिशोषण को बढ़ा देता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं जीवन सत्व यानी कि विटामिन डी की बात करते हैं किसकी बात करते हैं अगर हम विटामिन डी की बात करते हैं तो विटामिन डी की अगर कमी होती है क्या होती है कमी होती है ठीक। तो अगर यहाँ पे क्या है विटामिन डी की अगर कमी होती है भोजन में तो क्या होता है कैल्शियम का अभिशोषण कम हो जाता है। क्या होता है कम हो जाता है। वहीं पे शैशवावस्था बाल्यावस्था हम कह सकते हैं शैशवावस्था ठीक बाल्यावस्था किशोरावस्था फिर गर्भावस्था क्या कहेंगे फिर गर्भावस्था। तो शैशवावस्था बाल्यावस्था किशोरावस्था गर्भावस्था और वहीं पर क्या होता है तथा धात्री अवस्था और क्या होता है धात्री अवस्था रिकेट प्लस ऑस्टोमलेशिया प्लस क्या होता है ऑस्टोमलेशिया। तो इसमें क्या होता है इसमें जो होता है इसमें विटामिन सी अधिक देने से क्या होता है अब इन सभी में क्या होगा विटामिन डी की विटामिन डी की अधिक मात्रा देने पर क्या होता है कैल्शियम का अवशोषण बढ़ जाता है।
क्या होता है, कैल्शियम का अवशोषण बढ़ जाता है। अगर कमी हो रही है तो कैल्शियम का अवशोषण क्या होता है, नहीं हो पाता है। क्या होता है, अगर शरीर में जो है कमी हो रही है तो क्या है, अवशोषण नहीं हो पाता है। और अगर इनकी क्या होती है, इनकी अधिकता हो रही है तो इसमें क्या होता है, कैल्शियम का अवशोषण बढ़ जाता है। क्या, कैल्शियम का अवशोषण बढ़ जाता है। तो ये भी कैल्शियम के अवशोषण की क्या है, बढ़ाने की बात कर रहा। वहीं पे अगर लैक्टोज की बात करते हैं, अगर शरीर में लैक्टोज की उपस्थिति होती है तो ये भी कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ा देता है। क्या करता है, ये भी कैल्शियम के अवशोषण को क्या करेगा, बढ़ा देता है। बढ़ा देता है। तो इतने सारे पॉइंट्स देखे, इसमें कुछ हम कम करने वाले भी देखें और कुछ कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ा देने वाले भी देखें। अब कुछ पॉइंट्स और बचे हैं जिस पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, कैल्शियम का टॉपिक खत्म होगा। तो यहाँ पे जो है अब हम कैल्शियम बाधा डालने वाले तत्व, वाले तत्व अब सही है। अब ये हुआ ठीक, वहां पे मिस्टेक हुआ था। अब जो हमारे क्या है, बाधा डालने वाले तत्व हैं, क्या है, बाधा डालने वाले तत्व कौन है, ये भी जरूरी है। तो अगर क्या होता है, भोजन में कैल्शियम का अवशोषण कम होता है तो क्या होता है, अगर शरीर में जो है रफेज युक्त भोज्य पदार्थों की, किसकी, रफेज युक्त भोज्य पदार्थ जो होते हैं उसकी क्या होती है, अधिकता होती है। क्या होती है, उसकी अधिकता होती है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं रफेज भोज्य पदार्थों की अधिकता से, ठीक, अधिकता से तो भी इसमें कैल्शियम का अवशोषण कम होगा। वहीं पे अगर शरीर में वसा तथा वसीय अम्ल अधिक हो रहे हैं, क्या, वसा प्लस वसीय अम्ल, अम्ल अधिक हो रहे हैं, उसके साथ साथ जो हमारा क्या होता है, फास्फेट तथा फाइटिक एसिड, फास्फेट तथा फाइटिक एसिड एसिड, अगर इसकी मात्रा अधिक हो रही है तो क्या हो रहा है, तो यहाँ पर जो है कैल्शियम के अवशोषण में ये सभी तत्व तो बाधा डालने का काम कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो होता है, क्या होता है, उसके साथ साथ अगर जो है क्या होता है, छोटी आंत का माध्यम क्षारीय होने के कारण भी कैल्शियम का जो क्या होता है, अवशोषण कम होता है। तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि जो छोटी आंत होती है, छोटी आंत का माध्यम क्षारीय होने के कारण भी क्या होता है, अवशोषण कम हो जाता है। क्षारीय होने के कारण अवशोषण कम हो जाता है। क्या, माध्यम क्षारीय होने के कारण भी अवशोषण कम हो जाता है। उसके साथ साथ मैग्नीशियम की अगर अधिकता होती है, किसकी, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं मैग्नीशियम
मैग्नीशियम की अधिकता होने पर भी क्या होता है, कैल्शियम का, ठीक, यहाँ पे अवशोषण कम होगा। अधिकता होने पर भी क्या होता है, अवशोषण कम हो जाता है। उसके बाद फिर अगर हम देखते हैं किसकी, तो कैल्शियम के संचय की, ठीक, मैग्नीशियम की। अब उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर हाँ, यहाँ तक हुआ। अब नेक्स्ट देखेंगे, अब हम देखेंगे कैल्शियम का संचय, क्या, कैल्शियम का संचय। ठीक, तो कैल्शियम का अगर संचय हम देखते हैं तो संचय जो होता है क्या, इसका संचय गोदाम जो होता है वो क्या होता है, तो आप बताएंगे कि कैल्शियम का संचय गोदाम, क्या, संचय गोदाम क्या होता है, तो वो हमारी बोन्स होती हैं, यानी कि हड्डियां होती हैं। क्या होती हैं, तो वो हड्डियां होती हैं, यानी कि बोन्स होती हैं। तो कैल्शियम का जो संचय गोदाम होता है वो क्या होता है, बोन्स होते हैं। इसके जो मतलब वो होते हैं, हमारे बोन्स में जो कैल्शियम जमा होता है वो सुई के आकार पर जो क्या होती है, बोन्स के सिरे पर, क्या, बोन्स के सिरे पर होती हैं। और अगर किसी कारणवश क्या होता है, शरीर में किसकी कमी होती है, कैल्शियम की कमी होती है, तो यही निकल कर क्या होते हैं, रक्त में जो है क्या, कैल्शियम की मात्रा को संतुलित करते हैं। तो यही जो होता है, जो हमारे बोन्स में क्या होते हैं, कैल्शियम की मात्रा संग्रहित होता है। अगर किसी कारणवश हमारे शरीर में क्या होता है, कैल्शियम की कमी होती है, तो यही जो बोन्स में स्टोर कैल्शियम होता है वो निकल कर क्या होता है, वो जो है हमारे बोन्स से निकलकर रक्त में कैल्शियम की मात्रा को क्या करता है, पूरा करता है। रही बात कैल्शियम के विसर्जन की, क्या, रही बात कैल्शियम के विसर्जन की, तो जो कैल्शियम का विसर्जन होता है, क्या होता है, जो कैल्शियम का विसर्जन होता है वह एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर से प्रतिदिन कितने कैल्शियम का विसर्जन होता है, ये चीज देख लेंगे हम लोग। एक स्वस्थ व्यक्ति के व्यक्ति के शरीर से कैल्शियम का विसर्जन, कैल्शियम का विसर्जन, विसर्जन। तो अब हम लोग यहाँ पे फटाफट से देख लेते हैं, फिर हमारा टॉपिक कंप्लीट होगा। तो जो यूरिन के माध्यम से होता है वो कितना, 175 मिलीग्राम। यूरिन यूरिन के माध्यम से कितना, 175 मिलीग्राम। और जो मल के माध्यम से होता है, क्या, मल के माध्यम से होता है वो 125 ग्राम, 25 ग्राम। उसके बाद जो पसीने के माध्यम से निकलता है, किसके माध्यम से, पसीने के माध्यम से, तो पसीने से 20 ग्राम निकलता है, कितना, 20 ग्राम। और हमारे शरीर में कुल जो कैल्शियम होता है वो कितना निष्कासित होता है, तो शरीर से जो है, शरीर से कुल 320, कितना, 320 जो है, हाँ, मिलीग्राम, 300 320 मिलीग्राम कैल्शियम, कैल्शियम क्या होता है, निष्कासित होता है, निष्कासित होता है किससे, शरीर से। तो यहाँ पर कैल्शियम का टॉपिक जो हमारा हुआ वो कंप्लीट हुआ। अगर हम इसके रिच सोर्स की बात कर लेते हैं तो 2-3 पॉइंट और आप लोग। स्रोत की अगर हम बात करते हैं, क्या, रागी,
तो जो रागी होता है ये क्या होता है, ये कैल्शियम का रिच सोर्स होता है। क्या, जिसे क्या कहा गया है, इसी रागी को क्या कहा गया है, इसी रागी को जो है गरीबों का मिल्क कहा गया है, जो कि आपके 2016 के किसमें आया था, टीजीटी में आया था। तो रागी को जो है गरीबों का क्या है, इसको गरीबों का मिल्क कहा गया है, दूध कहा गया है, क्योंकि इसमें जो कैल्शियम की मात्रा होती है बहुत अधिक होती है। तो यहाँ पर जो है 344 मिलीग्राम पर 100 ग्राम में कैल्शियम की मात्रा पाई जा रही है, किसकी, और जो आपका चौलाई होता है ये भी आपका कैल्शियम का क्या, जो रेड वाली चौलाई होती है, कौन सी रेड वाली चौलाई होती है, ये भी कैल्शियम का रिच सोर्स होता है। पालक भी होता है, करी पत्ता आपका होता है, और मिल्क होता है। मिल्क के साथ साथ जो ब्लैक वाली तिल होती है ये भी आपका क्या होता है, कैल्शियम का रिच सोर्स होता है। तो प्राणिज जगत से भी जो आपके जैसे मिल्क के साथ साथ खोआ हुआ दूध से बने जो भोज्य पदार्थ होते हैं उसमें भी कैल्शियम की मात्रा अच्छी होती है, क्या, अच्छी होती है। तो आज की क्लास में बस इतना ही फ्रेंड्स, अगर कहीं पर कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। बाकी इसके आज हमने कैल्शियम को कंप्लीट किया। कुछ कुछ टॉपिक इसमें मिनरल्स में है जो लंबे हैं, कुछ कुछ टॉपिक छोटे छोटे हैं जो एक दिन में 2 टॉपिक हो सकते हैं, लेकिन कुछ जो है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको थोड़ा डीप में पढ़ना पड़ता है, तो थोड़ा इसमें लंबा समय लगा। कल हम लोग फास्फोरस पढ़ेंगे और उसके आगे पढ़ेंगे, क्या, उसके आगे। तो फास्फोरस में बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, क्या, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं है। कुछ चीज़ें हैं जैसे हमको आयोडीन है, मिनरल ओ आयरन है, ये सब बहुत डीप में पढ़ना है, क्या, ये सब बहुत डीप में पढ़ना है। तो वो सारी चीज़ें, चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच।